हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर। मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता। अगर मैं आपसे कहूं कि एक जो पति है वो रात को सो रहा था और उसकी पत्नी ने आकर उसके चेहरे पर और उसके सीने पर उबलता हुआ पानी और लाल मिर्च डाल दी। क्या बात कर रहे हैं? और फिर कमरे को बाहर से लॉक करके मोबाइल लेकर वहां से भाग गई, तो क्या आप मानेंगे? और फिर उसके बाद वही अक्यूज कोर्ट में जाकर कहे कि मैं एक महिला हूं और मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए, तो क्या कोर्ट सिर्फ इस बात पर उसे बेल दे देगी या कानून सबके लिए बराबर है? तो आज हम समझेंगे सेक्शन 482 बीएनएसएस का एंटीसिपेटरी बेल और एक प्रिंसिपल जो हर एडवोकेट, लॉ स्टूडेंट और सिटीजन को जानना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं इस केस के फैक्ट्स को। ये केस है दिल्ली के नागलोई का। एफआईआर के मुताबिक 1 जनवरी 2025 की रात को जब एक पीसीआर कॉल पुलिस को मिली तो कंप्लेनेंट था लैंडलॉर्ड का बेटा। उसने बताया कि जो उसका टेनेंट है सूरज, वो बुरी तरह से जला हुआ है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। तब पुलिस वहां क्राइम सीन पर पहुंची। विक्टिम ने जो स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक वो सो रहा था। उसकी वाइफ ज्योति ने उबलता हुआ पानी और लाल मिर्च उसके चेहरे, गर्दन और सीने पर डाल दिया और फिर कमरे को बाहर से लॉक करके चली गई और जो मोबाइल फोन था वो भी ले गई और 3 महीने के बच्चे को वहीं छोड़कर चली गई। ये प्रोसिक्यूशन का वर्जन था जो कोर्ट ने बेल स्टेज पर एज ए रिकॉर्ड कंसीडर भी किया। आखिर एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है? एक बेसिक बात, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो परमानेंट प्रोटेक्शन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है अगर किसी व्यक्ति को जेन्युइनली एप्रीहेंशन है कि उसकी अरेस्ट हो सकती है तो वो कोर्ट में अरेस्ट होने से पहले अपने जो प्रोटेक्शन की है वो डिमांड कर सकता है। और ये प्रोविजन बीएनएसएस के सेक्शन 482 में दिया गया है। लेकिन ये कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर केस के फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट भी होते हैं। अब एप्लीकांट की तरफ से कहा गया कि वो एक महिला है, उसके 3 महीने का बच्चा है और उसके ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, इसलिए उसे एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए। अब यहाँ कोर्ट ने एक प्रिंसिपल अप्लाई किया। कोर्ट ने ये नहीं देखा कि एप्लीकांट कौन है, बल्कि कोर्ट ने एफआईआर देखी कि उसमें जो एलिगेशन लगे हैं वो कितने सीरियस हैं, विक्टिम को इंजरी कितनी आई है और इस स्टेज पर पुलिस को बिना किसी रुकावट के इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिलना चाहिए या नहीं। तो ये सब सर्कमस्टांसेस देखते हुए कोर्ट ने जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी। देन कोर्ट ने एक ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया जिससे ये केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कोर्ट ने कहा सब्सटेंस में कि अगर पति आरोपी होता और विक्टिम पत्नी होती तब भी यह कोर्ट से वही सिंपैथी मांगी जाती, क्या तब भी यहाँ यही कहा जाता कि पहले जेंडर देखिए फिर एलिगेशन? इसमें कोर्ट का जवाब बिल्कुल क्लियर था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सिद्धांत है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसीलिए कोर्ट ने एप्लीकांट का जेंडर नहीं देखा, बल्कि जो केस के मटेरियल फैक्ट से या मटेरियल अवेलेबल था उनको महत्व दिया। अब इस जजमेंट से हमें 3 प्रिंसिपल मिलते हैं। पहला कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो ऑटोमेटिक नहीं है, हर एप्लीकेशन जो है वो फैक्ट्स पर डिसाइड की जाती है। सेकेंड इज सेक्शन 482 बीएनएसएस, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है, इसका यूज रूटीन मैनर में नहीं होना चाहिए। थर्ड इज जस्टिस जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। कोर्ट का जो काम है वो जेंडर का साइड लेना नहीं है, बल्कि कोर्ट का काम है कि लॉ और एविडेंस के बेस पर डिसीजन देना। लेकिन यहाँ एक लीगल कॉशन भी जरूरी है। इस जजमेंट का मतलब ये नहीं है कि हर वुमेन की जो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होगी, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो हस्बैंड है वही विक्टिम होगा। हर क्रिमिनल केस अपने फैक्ट्स, एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन पर डिसाइड होते हैं, इसलिए एक जजमेंट को यूनिवर्सल रूल समझना सही नहीं होगा। अगर आप एक एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट है या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार ये जजमेंट जरूर पढ़िए, क्योंकि ये सिर्फ एक एंटीसिपेटरी बेल का केस नहीं है, बल्कि यहाँ ये बताना है कि जो इंडियन कोर्ट्स का फोकस है फैक्ट्स, फेयरनेस और इक्वालिटी पर बेस्ड है। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।